दरअसल नरेश मीणा के मामले में हाईकोर्ट ने केस डायरी को तलब किया है। 20 जनवरी को पुलिस को मामले की केस डायरी पेश करने के आदेश दिए गए। याचिका की प्रति एसएसपी को देने के आदेश भी दिए गए हैं। इसके साथ साथ आपको बताएं कि जस्टिस सुरेश बंसल की एकल पीठ ने यह आदेश जारी किए हैं। सरकार ने मनोज शर्मा को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया। 12 के कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। प्रमोद जैन भाया के आवास के बाहर प्रदर्शन से जुड़ा ये पूरा मामला है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नरेश मीणा के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई, और उस सुनवाई में केस डायरी को हाईकोर्ट ने तलब किया है। 20 जनवरी को पुलिस को मामले की केस डायरी पेश करने के आदेश दिए गए थे। याचिका के प्रति आदेश देने के भी यहां पर एसएसपी को दिए गए आदेश, और जस्टिस सुरेश बंसल की एकल पीठ ने यह आदेश दिए। साथ ही आपको बताएं कि सरकार ने मनोज शर्मा को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया है। सौरभ ग्रस्ती हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। सौरभ, ये कौन सा वाला मामला है, सबसे पहले तो ये बताएं, और सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ? देखिए, ये पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया के आवास पर प्रदर्शन से जुड़ा मामला है। इस मामले में 12 जिले की कोतवाली थाने में एक मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया था, और इस दौरान भीड़ को उग्र करने का आरोप जो है वो नरेश मीणा पर है। उसी मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई जो है वो हो रही थी, तब जब जस्टिस सुरेश बंसल की एकल पीठ ने आदेश दिया है कि 20 जनवरी तक पुलिस को इस मामले में केस डायरी पेश करने के आदेश जो है वो दिए गए थी। ये भी इसमें राज्य सरकार ने मनोज शर्मा जो विशेष लोक अभियोजक हैं उन्हें जो है वो नियुक्त किया गया है। अब देखना होगा 20 जनवरी तक जब केस डायरी आएगी उसके बाद किस प्रकार कोर्ट का जो है वो इस पूरे मामले में रुख रहने वाला है। जी शुक्रिया सौरभ, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। की खाल बेचने के दावों पर वन विभाग ने गुप्त ऑपरेशन चलाया। टीम को इंस्टाग्राम के जरिए वन्य जीवों के अवशेषों की तस्करी की सूचना मिली थी। फिर अधिकारियों ने बोगस ग्राहक बनकर पहले तो जानकारी ली और मोलभाव तय किए। फिर डीएफओ देवेंद्र सिंह और क्षेत्रीय वन अधिकारी भागीरथ सिंह ने सियावत में पहुंचकर शेर के नाखून दिखाने के लिए कहा। शख्स ने सभी चीजें असली बताते हुए इन्हें गुजरात के गिरनार से लाने की बात कही। मौके पर डीएफओ वन विभाग की टीम ने वन्य जीव अवशेषों को जब्त कर लिया, और ऐसे ही एक अन्य कार्रवाई जिवाड़ा में भी हुई है। जब्त सामान को लैब में जांच के लिए भेज दिया गया है। पास में एक लक्ष्मी साफा स्टोर करके एक दुकान है, इसके अंदर वो इंस्टाग्राम की आईडी के ऊपर शेर के नाखून, बब्बर शेर के नाखून बेचने का क्लेम कर रहे हैं, और उसी आधार पे बिल्कुल शिकायत को पूरी तरह से गुप्त और गोपनीय रखते हुए मेरे द्वारा स्वयं के द्वारा ही उस व्यक्ति को दिए गए नंबरों पे व्हाट्सएप के द्वारा संपर्क किया गया, और उसने ये बताया कि लगभग 4,500 रुपए में मैं एक शेर का नाखून बेचूंगा। खैरता जिले के मुंडावर का मामला सामने आ रहा है, जहां पर रैयत माफियाओं का खेल देखने को मिला, और ऐसे में प्रशासन पूरी तरह से फेल नजर आ रहा है। पेहल गांव में अवैध खनन कर टीलों को खोखला किया जा रहा है। ग्रामीणों ने मौके पर जाकर प्रदर्शन किया। जिम्मेदार अधिकारी पर्यावरण के प्रति अपना दायित्व भूल गए हैं, यह आरोप लगाते हुए लोग प्रदर्शन तक कर रहे हैं। अधिकारियों के नाक के नीचे देखिए किस तरह से अवैध खनन हो रहा है, वो तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। मौके पर अब ग्रामीण धरने पर बैठ गए, विरोध दर्ज कराने लगे। ग्रामीणों को देख बड़ी बात ये थी कि वहां पर खनन माफिया ट्रैक्टर लेकर खैरता जिले के मुंडावर का ये पूरा मामला आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर रेत माफियाओं का खेल बदस्तूर जारी है। प्रशासन आंख मूंद कर बैठा है। पेहल गांव में अवैध खनन कर टीलों को खत्म किया जा रहा है, खोखला किया जा रहा है। ऐसे में ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीण मौके पर पहुंचे, प्रदर्शन किया गया। बड़ी बात यह थी कि जैसे ही ग्रामीण वहां पर पहुंचे, खनन माफियाओं में खलबली मच गई, और ट्रैक्टर लेकर देखिए तस्वीरों में भी कैद हो गया किस तरीके से खनन माफिया भागते हुए फरार होते हुए नजर आ रहे हैं। ये ग्रामीण है जो विरोध दर्ज करा रहे हैं। सीधे सीधे उनका कहना है कि जिम्मेदार अधिकारी पर्यावरण के प्रति अपना दायित्व भूल गए हैं, और अपने कर्तव्य यानी कि जो कार्रवाई का उन पर एक जिम्मेदारी है वो भी यहां पर निभाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। ये गुस्सा अधिकारियों के खिलाफ यहां पर जताते हुए, प्रशासन के खिलाफ जताते हुए ग्रामीण साफ तौर पर कह रहे हैं कि अधिकारी अपने दायित्व को भूल गए हैं, अपने कर्तव्य को भूल गए हैं।
गुस्सा खास तौर पर अवैध खनन को लेकर है। ये पूरा मामला रेत माफियाओं से जुड़ा हुआ है। रेत माफिया खुलेआम खनन करते हुए नजर आ रहे हैं और बड़ी बात यह है जिन पर जिम्मेदारी है वो अधिकारी आंखें मूंदे बैठे हैं। ऐसे में अब मोर्चा संभाला है खुद ग्रामीणों ने, आगे बढ़कर विरोध दर्ज कराया। जैसे ही मौके पर पहुंचे ग्रामीण, उनको देखकर जो रेत माफिया थे अपना अपना ट्रैक्टर लेकर भाग खड़े हुए। तस्वीरें भी कैद हो गई हैं, वो तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। ये खैरथल का मुंडावर है। टीलों को खत्म किया जा रहा है, खोखला किया जा रहा है। आसाराम से जुड़ी हुई जोधपुर से बड़ी खबर आ रही है। आसाराम से जुड़ी एक किताब सामने आई है। अंतरिम जमानत मिलने के बाद किताब के फोटो वायरल हो रहे हैं। नाबालिग से यौन शोषण के मामले को लेकर ये पुस्तक है। पुस्तक में दावा किया गया है कि बिना सबूत के झूठे षड्यंत्र में आसाराम को फंसाया गया। जाहिर तौर पर ये समर्थकों की तरफ से सब कुछ किया गया होगा, लेकिन अब ये जो वीडियो है, इस पुस्तक का जो फोटो है वो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। अंतरिम जमानत मिल गई आसाराम को और उसके बाद देखिए किताब का एक फोटो वायरल हो रहा है जिसमें सत्य की कहानी, तथ्यों की जुबानी, बड़ा बड़ा टेक्स्ट लिखा गया है। और इसमें चूंकि नाबालिग से यौन शोषण के मामले में उनकी जेल हुई थी आसाराम की, और इसी को लेकर ये पुस्तक है और इसमें दावा किया जा रहा है, यानी कि किताब में दावा किया जा रहा है कि बिना सबूत के झूठे षड्यंत्र में आसाराम को फंसाया गया। यानी कुल मिलाकर इस पुस्तक के जरिए कहीं ना कहीं कानूनी कार्रवाई पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आसाराम जो कि जेल में बंद, उन्हें दोषी ठहराया गया था नाबालिग से दुष्कर्म करने का, लेकिन अब एक किताब सामने आई है उनके अंतरिम जमानत के बाद, इसमें साजिश की बात कही गई है उनके खिलाफ। तो आसाराम से जुड़ी एक किताब सामने आई है, उसका कवर आप देखिए जिसमें साफ तौर पर सत्य की जुबानी, साजिश, ये बड़े बड़े वर्ड्स के साथ टेक्स्ट लिखा गया है और दावा किया गया है कि नाबालिग से यौन शोषण के मामले में उनके खिलाफ साजिश रची गई थी और झूठे षड्यंत्र उनके खिलाफ रचा गया, उन्हें फंसाया गया बिना सबूत के। आसाराम को जेल हुई थी, दोषी करार दिए गए थे नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में, अंतरिम जमानत, और उसके बाद यहां पर जाहिर तौर पर समर्थकों की तरफ से इस तरीके की किताब। लेकिन किताब क्या कहती है जरा जान लेते हैं। चंद्रशेखर हमारे संवाददाता जुड़ गए। चंद्रशेखर, लिखा गया है क्या एक सोची समझी साजिश थी? बड़ा बड़ा टेक्स्ट, क्या कहने की कोशिश है और ये किताब किसकी तरफ से जारी की गई है? देखिए, ये बहुत पेचीदगी बड़ा मामला है। जब भी आसाराम को जमानत मिलने के आसार बने, जब भी आसाराम को रिलीफ मिलने के आसार बने, तब कोई ना कोई ऐसी घटनाएं होती है जिसमें आसाराम की मुसीबतें बढ़ जाती है। पूर्व में भी जिस तरह से गवाहों को चाकू मारे गए, जिस तरह से षड्यंत्र किए गए, अब ये एक उलझन इस तरह से है कि क्या वाकई आसाराम के समर्थकों ने इस पुस्तक को जो है रिलीज किया है या उनके जो खिलाफ है उन्होंने इसको रिलीज किया है। क्योंकि आसाराम के जो समर्थक हैं उनके भी दो धड़े हैं। इस पुस्तक में ये कहा गया है कि पोक्सो एक्ट के अंतर्गत जिस तरह से एक व्यक्ति के ऊपर आरोप लगते हैं और वो आरोप स्वतः सिद्ध होते हैं, इस तरह से आसाराम के ऊपर जो आरोप लगे और उसकी कोई मेडिकल पुष्टि नहीं थी। एक मिस कॉल दीजिए, नंबर भी लिखा गया है, ये नंबर किसका है? इसका ऑथर कौन है चंद्रशेखर इस बुक का? देखिए, बात करें तो फिलहाल जो है ये पुस्तक के पोस्टर और ये चीजें सामने आई है। हालांकि इसमें टोल फ्री नंबर भी है और इसमें ये बताया गया है कि आप यदि आसाराम को समर्थन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे मिस कॉल कीजिए। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर जो है अब जांच पड़ताल होगी, कौन इसको रिलीज कर रहा है, क्यों इस तरह से जो कोर्ट के जो आदेश थे उनको कहीं ना कहीं खुली चुनौती दी गई। हालांकि आसाराम की तरफ से जो है सजा सस्पेंड करने के को लेकर भी याचिका पेश है और जो आदेश हुआ है आसाराम को जो सजा दी गई है उसके खिलाफ भी जो है पिटीशन जो है वो लंबित है। कहीं ना कहीं ये चंद्रशेखर, क्या ये इमेज मेकओवर करने की कोशिश है इसके जरिए? और दूसरा सवाल ये कि अगर आप इस तरीके से कह रहे हैं कि समर्थन दीजिए आसाराम को और उनको झूठे षड्यंत्र में फंसाया गया, तो जाहिर तौर पर आप कानूनी कार्रवाई पर भी, कोर्ट पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं ऐसा करके। जी, निश्चित तौर पर अगर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं एक बार आसाराम की रीलॉन्चिंग है, मेक ओवर किया जा रहा है और जिस तरह से मिस कॉल करके एक तरह से पुनः जो है आसाराम के समर्थकों को संगठित करने का प्रयास किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये पूरा जो है मामला इस तरह की जो संकेत देता नजर आ रहा है। हालांकि समर्थक जो है वो अंधभक्त भी हैं और कई बार वो ये बात कहते भी आए हैं, लेकिन एक पुस्तक के जरिए अब ये बात कही जा रही है। शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। भरतपुर में जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पर सारस चौराहे पर तेल से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया।
ट्रक जयपुर से तेल भरकर बिहार के पूर्णिया जा रहा था कि तभी अचानक बारिश और कोहरे के चलते सारा चौराहे पर सामने से एक गाड़ी आई जो कि हाईवे को क्रॉस कर रही थी। उसे बचाने के चक्कर में ट्रक पलट गया। सड़क पर पलटते ही ट्रक में तेल से भरा कार्टन फैल गया और रास्ता अवरुद्ध हो गया। चालक को मामूली चोटें इस हादसे में आई हैं। तस्वीर आपके सामने, यहाँ पर देखिए पूरा का पूरा ट्रक आपको 360 डिग्री में पलटा हुआ नजर आ रहा है। पूरे कार्टन जो थे ट्रक के अंदर उस सड़क पर बिखर गए। जा रहा था, जयपुर से लोड हुई थी और यहाँ से गाड़ी चल रही थी तो बारिश भी आ रही थी, धुंध भी थी। तो ये सामने चौराहे में से एक कोई गाड़ी आ गई, उसके चक्कर में उसको देखते ही वो अनबैलेंस हो गई गाड़ी और फिर वो पलट गई। चोट वोट आई है आपकी? हाँ, चोट आई है, थोड़े पैर में आई है। क्या नाम है आपका? रघुनाथ है जी। एनडीपीएस एक्ट के तहत वांछित स्ट्रीट शीटर वसीम को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये गिरफ्तारी प्रतापगढ़ पुलिस ने गश्त के दौरान की है, जब आरोपी को संदिग्ध गतिविधियों के चलते पकड़ा गया। सालमगढ़ प्रकरण में 2 आरोपियों से ब्राउन शुगर बरामद की गई थी। ये ब्राउन शुगर वसीम से खरीदी थी, जो थाना अडोद का हिस्ट्री शीटर है। इसके बाद वसीम फरार हो गया था। आपको बता दें कि तस्कर वसीम का पहले भी मध्य प्रदेश में ड्रग्स बेचने के मामले में नाम सामने आ चुका है। 2023 में भी सालमगढ़ थाना क्षेत्र में इंदौर के रहने वाले रसूखदार परिवार के युवा ड्रग्स के साथ गिरफ्तार हुए थे। मंदसौर पुलिस ने भी आरोपी पर 10,000 का इनाम घोषित कर रखा था। और अब बात मौसम की करते हैं। दौसा जिले में सर्द हवाओं के चलते कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। बीती रात हुई हल्की बारिश से भी सर्दी का असर और बढ़ गया है। यहां रात को कई इलाकों में बारिश हुई, देर रात घना कोहरा छाया रहा। इससे विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम रही। सड़क पर वाहन रेंग रेंग कर चलते रहे। हेडलाइट का इस्तेमाल कर उसे जलाकर बेहद कम स्पीड में वाहनों को गुजरना पड़ रहा है। तो वहीं कलेक्टर ने कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चों की गुरुवार को एक दिन की छुट्टी कर दी है। न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहा है। ये बारिश गेहूं, सरसों, चने की फसलों के लिए लाभदायक मानी जाती है। 2-3 दिन से बारिश का माहौल है, तो इसके कारण सर्दी कुछ ज्यादा हो रही है दिनों दिन। कब होने की संभावना? रात की बात करें तो रात में बरसात का क्या रहा? रात में बरसात का जबरदस्त सीन रहा, जिसके कारण जानवरों को घर भीतर अंदर बांध रखे है, बाहर निकाल रहे उनको। राजसमंद जिले में भी कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। सर्दी के कारण लोगों की दिनचर्या के साथ साथ खाने पीने में भी बदलाव आया है। जिले में सर्दी में लोग तिल से बनी जगल को विशेष रूप से पसंद करते हैं। इम्यूनिटी बूस्टर के साथ ही तिल के औषधीय गुण इससे काफी लाभकारी बनाते हैं। लेकिन समय में बदलाव के साथ ही जगल बनाने की धानी में भी अब नई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। गाड़ी में आप बैलों की जगह जुगाड़ बाइक और इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी ने ले ली है। मुख्य रूप से जगल में तिल और गुड़ का इस्तेमाल होता है, जिसे घाड़ी में पीसा जाता है। सर्दियों में तिल खाने के फायदे: तिल में मौजूद कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, आयरन जैसे पोषक तत्व हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी करते आए हैं और ये शॉर्टेज तिल्ली से हम ये तिल्ली की जगल तैयार करते हैं और ये शरीर में अच्छा रहता है। और हम तैयार गुड़ और तिल्ली शॉर्टेज तिल्ली से हम तैयार करते हैं। और तिल्ली की हम गजक भी रखते हैं सर। इसमें तिल्ली का जो तेल निकलता है सर, वो प्योर देसी जो बेल वाला जो सिस्टम होता है, जो पहले हमारे बड़े बुजुर्ग निकालते थे, उसी तरीके से निकालते हैं। वो इसका मॉडिफाई हुआ है मशीन है ये। जैसे पहले वो तावन लगाते थे, उसी प्रकार इसमें भी अभी तावन लग रही है। देखिए सर आपके सामने। तो इसमें जो तिल्ली की जो गजक होती है, उसमें अभी अपने यहाँ प्रचलित भाषा में जो कहते हैं गजल, तो जगड़ कहते हैं। तो इसमें ये और गुड़ और तिल से बनी हुई एक प्रकार की यहाँ मिठाई है। गंगापुर सिटी में रात को हुई बारिश लोगों के लिए भारी परेशानी का सबब बनी हुई है। सड़कों पर भारी पानी भरा हुआ है, लोगों के लिए जानलेवा भी साबित हुआ है। सुबह ही एक बाइक चालक सड़क में बने गड्ढे में गिर गया। बाइक सीवरेज के खुले हुए मेनहोल में आधी समा गई। सड़क पर पानी भरा होने की वजह से वाहन चालकों को गड्ढों का पता नहीं लग पा रहा और ऐसे में लगातार इस तरह की दुर्घटनाएं हो रही हैं। गनीमत रही कि वाहन चालक को चोट नहीं आई। लोगों ने मिलकर बाइक को गड्ढे से बाहर निकाला। गंगापुर सिटी में जगह जगह खुले हुए गड्ढे हादसे का सबब बन रहे हैं।
नौखा पुलिस ने 9 लाख की लूट के मामले का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की है। नौखा निवासी बाबूलाल, राकेश और सुनील को गिरफ्तार किया गया है, तो वहीं पीड़ित के दोस्त कानाराम ने ये लूट की साजिश रची थी। साथ ही हिमाचल भाग रहे 2 आरोपियों को श्री डूंगरगढ़ थाना इलाके में निजी बस से दस्तगिरद किया गया। आरोपियों से भी लूट की राशि बरामद कर ली गई है। अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज के सालाना उर्स के दौरान पेश होने वाले गुलाब इस साल बड़ी मात्रा में चढ़ाए गए, जिसके चलते व्यापारी काफी खुश नजर आए हैं। ये गुलाब पुष्कर और अलग अलग क्षेत्र से दरगाह तक पहुंचते हैं, गंगा जमुना तहजीब की मिसाल पेश करते हैं। रोजाना करीब 2000 किलो गुलाब समेत अन्य फूल मजार शरीफ पर चढ़ाए जाते हैं, लेकिन उर्स के दौरान आंकड़ा बढ़कर 6 से 7,000 किलो तक पहुंच गया। फूल व्यापारी जीतमल का साफ तौर पर कहना है कि इस बार जियारत के लिए बड़ी संख्या में ज़ायरीन पहुंचे। उन्होंने कहा कि खासतौर पर दक्षिण के राज्यों के लोग मजार शरीफ पर फूल पेश कर ज़्यादा पसंद इस तरीके की कामों को करते हैं और वो 10 किलो से लेकर 150 किलो तक ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में फूल पेश करते हैं। ये परंपरा सालों से चली आ रही है और इसमें एक बात खास ये है कि फूल ब्रह्मा की नगरी पुष्कर से आते हैं। है दरबार शिव का सरकार गरीब नवाज का मज़ारों की वो ग़िज़ा होती है, फूल, संदल, ईतर और चादर। अब आस्था के ऊपर कोई आदमी चादर चढ़ा देता है, कोई आदमी फूल चादर दोनों चढ़ा देता है, कोई आदमी ईतर भी पेश कर देता है, कोई आदमी संदल भी पेश कर देता है। पर संदल का एक टाइमिंग है, ईतर कभी भी पेश कर सकते हैं, फूल कभी भी पेश कर सकते हैं, चादर कभी भी पेश कर सकते हैं। धौलपुर में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत जिला परिवहन और ट्रैफिक पुलिस की ओर से गुलाब बाग चौराहे पर परवाह करेंगे सुरक्षित रहेंगे नाटक का मंचन किया गया। अचानक सड़क पर दौड़ते हुए यमराज और चित्रगुप्त को देखकर वाहन चालक हैरान रह गए। यमराज ने चालक नियमों को पालना करने के लिए शपथ दिलाई, कहा कि अगर नियमों की पालना नहीं करोगे तो एक दिन आपको यमराज के दर्शन हो सकते हैं। ट्रैफिक प्रभारी टीनू सोगरवाल ने कहा कि सोनू, यमराज, रवि जैन, चित्रगुप्त का रूप धारण कर लोगों को जागरूक करते हुए नजर आए। धौलपुर के द्वारा आज जैन जो समुदाय है उनके सहयोग से जो यातायात के नियम हैं उनके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए एक छोटा सा प्ले एक्ट यहाँ पे किया गया, जिसमें हमने 2 कलाकारों का सहयोग भी लिया गया। तो इनके माध्यम से आप लोगों को एक यही मैसेज हम लोग देना चाहते हैं कि आप यातायात के नियमों का पालन करें। साल दर साल नई सड़कें बन रही हैं, लेकिन कहीं गुणवत्ता में कमी नजर आती है तो कहीं मापदंड पूरे नहीं किए जा रहे। रही सही कसर वाहन चालकों की लापरवाही पूरी कर रही है। ऐसे में राहगीरों और वाहन चालकों से और ज्यादा सावधानी बरतने की उम्मीद की जाती है। नियमों से चलें, जल्दबाजी से बचें, घर पर कोई कर रहा इंतजार, ना होइए रफ्तार पर सवार। काली सड़कें उज्जवल विकास का प्रतीक है, लेकिन कई बार इंसान अपनी लापरवाही से समृद्धि की सड़क को, खुशहाली के मार्ग को लहूलुहान कर जाता है। ऐसी ही कुछ तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। 39 सेकंड के सीसीटीवी फुटेज में एक बस दूसरी लेन में चली गई और 2-3 पलटी खा गई। इस दौरान हाईवे पर धूल का गुब्बार बन गया। कभी सड़क पर घूम रहे जानवर हादसे का कारण बनते हैं, कभी नेशनल हाईवे पर अवैध कट, तो कभी स्टेट हाईवे पर शराब पीकर वाहन चलाने और ओवर स्पीड से हादसे होते हैं। अगर हम ये कहें कि किसी पर्टिकुलर बीमारी से इतनी मौत नहीं होती जितनी सड़क हादसे से होती है, तो मुमकिन है आप हमारी बात को सिरे से खारिज कर दें। लेकिन देश और प्रदेश में रोड एक्सीडेंट में मौत के आंकड़े काफी डरावने हैं। आगे की कहानी आंकड़ों की जुबानी। साल 2022 में 598 सड़क हादसे हुए थे, जिनमें 285 लोगों की मौत हुई और 573 घायल हुए। 2023 में 694 सड़क हादसे हुए थे, जिनमें 361 लोगों की मौत और 749 लोग घायल हुए। साल 2024 में 713 सड़क हादसे हुए, जिनमें 353 लोगों की मौत हो गई और 736 लोग घायल हुए। साल दर साल सड़क हादसों की संख्या बढ़ती जा रही है। इन सड़क हादसों के पीछे कारण सिर्फ वाहन चालकों की लापरवाही नहीं, बल्कि जिम्मेदार विभागों की भी बड़ी गफलत है।
अकेले दौसा जिले में प्रतिदिन 2 सड़क हादसे होते